मूवी के शुरू में हमें एक घने जंगल दिखाया जाता है जहां एक सुनसान सड़क के किनारे एक जोड़ा क्लाइंबिंग कर रहा होता है जिसमें शौहर का नाम रिच और बीवी का नाम हेली होता है। जैसे ही रिच ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि जंगल के बीचों बीच एक गंदी तालाब मौजूद है। ऊपर पहुंचने के बाद रिच हेली से जल्दी ऊपर आने को कहता है। हेली जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है कि अचानक उसका पाँव फिसल जाता है और वो रस्सियों से लटक जाती है। वो खुद को संभालते हुए एक बार फिर चढ़ने की कोशिश करती है और रिच को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिच उसके सामने नहीं होता, इसलिए वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अचानक उसके चेहरे पर कुछ खून गिरता हुआ नजर आता है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। तब उसकी नजर रिच पर पड़ती है जिसे उठाकर कोई नीचे फेंक देता है। अचानक से उसे भी कोई ऊपर की तरफ खींचने लगता है। हेली अपनी रस्सी काट देती है और खुद को संभाल लेती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहां से नीचे गिर जाती है। तब उसकी नज़र रिच की लाश पर पड़ जाती है और वो गम में बहुत ज्यादा रोने लगती है। अचानक उसे जंगल से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इसे सुनकर हेली बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन अचानक उसका पाँव किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। इसके बाद कोई उसे अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। इसके बाद हम न्यूज़ में देखते हैं कि इस इलाके में बहुत सी गाड़ियां एक के बाद एक गायब हो रही थीं। कुछ दिन बाद हम इसी जंगल से एक शख्स को गुजरता हुआ देखते हैं जिसका नाम कैरिस है। वो अपनी इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा था। आगे जाने के बाद उसे एक ट्रैफिक जाम नजर आता है और वो उसी ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। वो बहुत जल्दी में था और उसे काफी लेट होता हुआ महसूस हो रहा था। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतर जाता है और आगे वाली गाड़ी के ड्राइवर के पास जाता है, जहां वो उस ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है। ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ से 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसकी वजह से आगे जाना मुश्किल है और अब कैरिस को कई घंटे वहां इंतजार करना पड़ेगा। ये बात सुनकर कैरिस अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और लेट होने की खबर अपनी कंपनी को देता है, लेकिन वहां नेटवर्क इशू होता है जिसकी वजह से उसका कॉल कट जाता है। इसके बाद फोन की तलाश में उसकी नजर एक गैस स्टेशन बोर्ड पर पड़ती है और वो उस रास्ते पर चल देता है। रास्ते में उसे एक के बाद एक बहुत सारी लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है। वहां उसकी नजर स्टेशन के मालिक पर पड़ती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कई दिनों से बीमार है। कैरिस अपनी गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों को बताने की कोशिश करता है कि वो किसी काम में फंस गया है, लेकिन फोन डेड होने की वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। इसके बाद कैरिस गैस स्टेशन के मालिक से शहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगता है। तब उसकी नज़र वहां लगे एक नक्शे पर जाती है जहां उसे शहर पहुंचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। वो गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है। इसे सुनकर वो उस रास्ते की तरफ जाने का मशवरा देता है। इसके बाद कैरिस अपनी गाड़ी लेकर उस रास्ते की तरफ चल देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे सड़क पर एक मर्दा हिरन दिखाई देता है। कैरिस उसे देखने लगता है और उस हिरन को देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। इतनी भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद कैरिस इस हादसे में बच जाता है। अब दूसरी गाड़ी के मालिक कैरिस की तरफ आते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। कैरिस खुद को संभालता है, उनसे माफी मांगता है और उनके जितने नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए मान जाता है और साथ ही वो उनसे बीच सड़क में गाड़ी खड़ा करने की वजह पूछता है। वहाँ फ्रांसी उसे बताती है कि सड़क के बीचों बीच किसी ने कांटेदार तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर हो चुका है। उनकी दूसरी दोस्त पिछले स्टेशन पर जाकर कॉल करने को कहती है, लेकिन कैरिस उन्हें वहां जाने से मना कर देता है। सब लोग इकट्ठे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रांसी उसी गाड़ी के पास रुके रहने का फैसला करते हैं। आगे रास्ते में उनकी नजर एक मर्दा परिंदे पर पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारकर फेंक दिया हो। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें कुछ जलते हुए कार टायर दिखाई देते हैं। इसे देखने के बाद कैरिस को खतरा महसूस होने लगता है और वो सबको आगे बढ़ने को कहता है। अगले सीन में हम इवान और फ्रांसी को देखते हैं। उनके पास की झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस होती है। इवान उस चीज को देखने जाता है। उसे न पाकर फ्रांसी एकदम से परेशान हो जाती है और वो भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। आगे जाने के बाद उसकी नज़र इवान के अकलौते जूते पर पड़ती है। आगे जाने के बाद उसे नीचे इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है और ये देखकर वो रोने लगती है कि अचानक से वो अनजान शख्स पीछे से हमला कर देता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद कैरिस के साथ 4 लोगों को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। आगे जाने के बाद उनकी नज़र एक घर पर पड़ती है और वो मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाने लगते हैं। कैरिस बहुत सारी गाड़ियों को देखकर काफी परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए दरवाजा नॉक करता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं रहता। जब ये सब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी नज़र खाने की टेबल पर पड़ती है और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से इस घर में सफाई नहीं हुई, न ही कोई यहाँ रहता है। उन्हें वहाँ कुछ गाड़ियों की चाबियां भी मिलती हैं।
अब जैसे ही कैरिस वहाँ का फ्रिज खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि फ्रिज में बहुत सारा इंसानी गोश्त रखा हुआ है और वहीं पर वही कांटेदार तार भी दिखाई देती है जिसने उनकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर किया था। ये देखकर वो सब वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब कैरिस देखता है कि एक गाड़ी उनकी गाड़ियों के साथ दिखाई देती है। इसके बाद ये सब पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है। तब वो अनजान शख्स अंदर आता हुआ दिखाई देता है और वो अंदर आते ही फ्रांसी की लाश को जमीन पर फेंक देता है। इस लाश को देखकर कैरिस और उसके साथी एकदम से कांपने लगते हैं। इसके बाद उस अनजान शख्स के चेहरे को दिखाया जाता है। ये आदमखोर एक नहीं बल्कि 3 होते हैं। ये फ्रांसी की लाश को उठाकर अपनी टेबल पर रखते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से अपने औजार से काटने लगते हैं। इस सीन को देखकर कार्ली नाम की लड़की जैसे ही चीखने वाली होती है, तभी वैसे ही स्कॉट नाम का लड़का उसके मुंह को अपने हाथों से पकड़ लेता है। इसके बाद वो आदमखोर फ्रांसी की लाश को खाकर सो जाते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमखोर कैरिस के पांव पर गोली मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद स्कॉट को जंगल में भागता हुआ दिखाया जाता है और आदमखोर उसकी तरफ जाने लगते हैं। तब स्कॉट के सीने से एक तीर आर पार हो जाता है। यहाँ ये तीनों इन आदमखोरों की ट्रक लेकर वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी ट्रक एक कीचड़ में फंस जाती है और ये सब लोग ट्रक वहीं छोड़कर वहां से आगे निकल जाते हैं। तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से होता हुआ सड़क की तरफ निकलने लगते हैं और वो आदमखोर अपने शिकार पर निकल जाते हैं। शाम हो जाते हैं और तीनों एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। कार्ली उन्हें ऊपर देखने को कहती है और जैसे ही ये दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है। इसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और तीनों इस टावर पर चढ़ने लगते हैं। ऊपर जाने के बाद ये तीनों देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। वहीं पर जेसी को फर्स्ट एड किट दिखाई देती है और वो उसे कैरिस की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है और वो उस रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी कैरिस नीचे देखता है कि वहां पर भी वो तीनों आदमखोर पहुंच चुके होते हैं और तीनों उस टावर पर चढ़ने लगते हैं। उन्हें ऊपर की तरफ आता देखकर ये सब उस गेट को बंद कर देते हैं जहां से वो आदमखोर ऊपर आने वाले होते हैं। अब कार्ली रेडियो से बात करने लगती है कि तभी आदमखोर उस रेडियो के वायर को खींचकर तोड़ देते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। अब ये सब खुद को जलता देखकर कार्ली वहां की खिड़की तोड़ डालती है। इसके बाद ये बाहर निकलकर दरख्तों की टहनियों पर कूद जाते हैं, लेकिन आदमखोर इन्हें देख लेते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए उस दरख्त पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये सब जब देखते हैं कि आदमखोर इनके करीब आ रहे हैं तो वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन तभी एक आदमखोर कार्ली के पास आ जाता है और मौका पाकर अपने कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर वार कर देता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। तभी कैरिस को एक पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागते हुए उस गाड़ी को रोकता है। अब जैसे ही पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकलता है कि तभी एक तीर उसकी आंखों के आर पार हो जाता है। इसके बाद वो आदमखोर कैरिस के पास जाता है, लेकिन कैरिस उस वैन के नीचे चला जाता है और जैसे ही आदमखोर कैरिस को देखने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन वहां पर कैरिस नहीं होता। कुछ देर के बाद उसी घर को दिखाया जाता है जहां आदमखोर ने जेसी को काफी बुरी तरह से बांधा हुआ था। अब जैसे ही आदमखोर जेसी को मारने जाता है कि तभी उसे गाड़ी आती हुई सुनाई देती है, तो वो देखने के लिए जाता है कि तभी कैरिस गाड़ी को उस घर में घुसा देता है और उस आदमखोर को कुचल देता है। गाड़ी से उतरकर वो आखिरी आदमखोर पर एक खंजर से हमला करके उसे काफी बुरी तरह जख्मी कर देता है। कैरिस जेसी को बचाने की कोशिश करने लग जाता है कि तभी वो आदमखोर कैरिस पर फिर से हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। अब कैरिस को मरता देखकर जेसी एक तीर कमान की मदद से उस आदमखोर को मार डालती है। अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इसी बीच कैरिस की नज़र पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है जिस गाड़ी में फ्यूल बॉक्स होती है और वो उस बॉक्स को निशाना बनाकर उसे उड़ा देता है। वहाँ पर बहुत जोरदार धमाका होता है और पूरा घर तबाह हो जाता है। इसके बाद दोनों गाड़ी लेकर उसी रास्ते से होता हुआ जाने लगते हैं, लेकिन ट्रक इस गाड़ी को आता देखकर गैस स्टेशन का मालिक अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। इसके बाद कैरिस उस ट्रक से उतरकर गैस स्टेशन पर लगे मैप को फाड़कर वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के अगले पार्ट्स आने वाले हैं, इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।